सिंगल जो थे वो 6 थे, लेकिन मोटर जो होती थी 4 ही लगी रहती थी। कारण ये G4 के मुकाबले P4 का हॉर्स पावर कम था, इसलिए उन्होंने मोटर भी कम कर दी थी। अभी जो है आज की तारीख में इन्होंने क्या करा, एक और वेरिएंट बना लिया है P4B, और उसमें 6 की 6 मोटर लगा दी है। हॉर्स पावर भी उसमें इंप्रूव कर दिया है, अभी अपन देखेंगे आगे। फिर सिंगल के बाद में डबल कैब आ गया, दोनों तरफ कैब लगा दी। डिस्क ब्रेक वाले आज की तारीख में है नहीं, गिनती के 2-4 हैं। और WDG5 ये केवल आपको अहमदाबाद डिवीजन में नजर आएंगे। 10 लोको है, जिसमें से 3 या 4 लोको लाइन पे चलते हैं, बाकी के लोको शेड में खड़े रहते हैं। ये भी एक प्रयोग था 5500 हॉर्स पावर का, लेकिन पूरी तरह से काम नहीं किया, फेल हो गया। तो 4000 और 4500 हॉर्स पावर की पहचान आपको यहां से दिख जाएगी। ये दिख रहा है आप, रेड कलर का पट्टा, जिसके ऊपर भी रेड या केसरिया पट्टा दिखेगा, वो 4500 का है, और जिसपे पट्टा नहीं है वो 4000 का है। कोई सा भी लोग हो, चाहे P4 हो चाहे P4D हो, कोई भी हो, जिसके ऊपर भी पट्टा है वो सब 4500 के। जैसे आप यहाँ पर देख रहे हैं 20-100, कोई पट्टा नहीं है, 4000 हॉर्स पावर, लेकिन ये पट्टा लग गया 4500 हॉर्स पावर। डी वाले तो सभी 4500 है, इसमें तो कोई देखने का है ही नहीं हमें। डी में क्या करा हमने कि जो रेडिएटर रूम था उसकी तरफ एक और कैब लगा दी, और उसको कैब नंबर 2 का नाम दे दिया, और डबल कैब से हम गाड़ी चलाने लग गए। इस तरह से एक कैब और एक्स्ट्रा दे दी हमको, किधर की तरफ, ये वाली रेडिएटर रूम की तरफ। ये वाली कैब तो हमारी पहले थी सी ओरिजिनल, यहाँ पर एक और लगा के इसको कैब नंबर 2 का नाम दे दिया। फिर ये 5000 हॉर्स पावर का लोको, जिसको हम भीम के नाम से भी जानते हैं, कहना चाहिए एक तरह से ट्रायल मोड पे रह गया, और अब तो धीरे धीरे खत्म हो रहा है। 5500 हॉर्स पावर का इसमें लोकल इंजन लगाया था। लंबाई की हम बात करें तो WDM3A के मुकाबले G4 लंबाई करीब 2 मीटर ज्यादा है G4 की, करते समय कि इसकी लंबाई चूंकि ज्यादा है, और जो जो छोटी लाइनें वाली स्टेशन है वहां पर उसका ध्यान रखें। बोगी इसकी अलग टाइप की है, जिसको बोलते हैं हम HTSC, हाई टेंसाइल स्टील कास्ट। ये बोगी जो है लगभग आपके HHP लोको जैसी, HHP लोको में पुश पुल सिस्टम था, इसके अंदर जो एक्सल के साथ में एक ट्रैक्शन लिंक लगी हुई है, जो कि लोको मूवमेंट के काम आती है। G4 का वजन 129 टन 112 के मुकाबले, यही कारण है G4 की स्पीड 100 किलोमीटर, जबकि यहाँ पर 120 है WDM3 की, वजन कम है इसलिए। गियर रेशो भी अलग है, 1865 के मुकाबले 1790, और गियर रेशो हॉर्स पावर को कलेक्ट करने के लिए लगाया जाता है, इसलिए यहाँ पर हॉर्स पावर चूंकि ज्यादा है इसलिए 1790। फ्यूल टैंक भी बड़ा है 6000 लीटर का, और इंजन लगा हुआ इसमें 2 स्ट्रोक इंजन 16 सिलेंडर का, जबकि अब तक जो इंजन थे अपने उसमें 4 स्ट्रोक इंजन हुआ करते थे, इसके अंदर हमने इंजन लगा दिया है 2 स्ट्रोक, और है जबकि सिलेंडर 16 के 16 ही। हॉर्स पावर इसलिए 4000 और 4500 है हमारे पास में 3100 के मुकाबले। आरपीएम आप देख रहे हैं यहाँ पर 3100 आरपीएम हॉर्स पावर पे 400 से 1050 आरपीएम हुआ करते थे हमारे पास में मिनिमम मैक्सिमम। यहाँ पर हमारे पास में सिर्फ 200 और 900 है। 200 लो आइडल के हैं, और वैसे नॉर्मली एक आइडल के या एक नाच के 269 रहते हैं। फ्यूल इंजेक्शन पंप भी यहाँ पर एक अलग है, यूनिट इंजेक्टर बोलते हैं इसको। यूनिट इंजेक्टर से मतलब ये है कि इसमें फ्यूल इंजेक्शन पंप सीधा सिलेंडर से जुड़ जाता है डायरेक्ट, और उसमें बीच में कोई एचपी लाइन वगैरह नहीं रहती है। पहले क्या था, फ्यूल इंजेक्शन पंप अलग था, सिलेंडर अलग था, दोनों को कनेक्ट करने के लिए हम एचपी लाइन से उनको जोड़ते थे, हाई प्रेशर ट्यूब। यहाँ पर डायरेक्ट जुड़ जाता है सिलेंडर फ्यूल इंजेक्शन पंप से, इसलिए यहाँ पर एचपी लाइन की आवश्यकता नहीं होती है। फैन ड्राइव, फैन बोले तो रेडिएटर फैन। रेडिएटर फैन अभी तक ईसीसी के द्वारा क्रैंकशाफ्ट से चाल लेकर के चलता था WDM3A में, जबकि यहाँ पर डायरेक्ट हमने मोटर लगा दी है, क्रैंकशाफ्ट से उसका संबंध खत्म कर दिया है। क्योंकि मोटर लगी है,
बड़ी मोटर नहीं लगा सकते, छोटी मोटर लगाई, इसलिए पंखों की संख्या भी एक के मुकाबले 2 कर दी है। 2 पंखे, 2 मोटर, दोनों मोटर के अपने अपने सर्किट ब्रेकर, दोनों मोटर के अपने अपने कॉन्टेक्टर, कॉन्टेक्टर भी कम स्पीड के और ज्यादा स्पीड के अलग अलग, ECC3 में जो दिखेंगे हमें। फिर इसका टर्बो सुपरचार्जर, WDM3A में तो अलग अलग कैटेगरी के थे, जी नेपियर वगैरह के, नेपियर सबसे ज्यादा है, नेपियर और ABB। इसके अंदर केवल एक ही टर्बो सुपरचार्जर है, EMD का, और EMD या GM का। और इसकी एक विशेषता यह है कि ये टर्बो सुपरचार्जर इंजन चालू होने से लेकर के इंजन बंद होने तक लगातार काम करता है। लगातार काम करने से मतलब क्या है कि ये 6 नाच तक गियर से चलता है, क्रैंकशाफ्ट से चाल लेकर के चलता है, और उसके बाद में 6 नाच के बाद में एग्जॉस्ट गैसों से चलता है। किसी किसी में लिखा 6 नाच के बाद अथवा 6 नाच से, दोनों सही है, 6 नाच से अथवा 6 नाच के बाद। तो ये फिर गियर से छूट करके और एग्जॉस्ट गैसों पे आ जाता है। जबकि WDM3A में जितने भी टर्बो हैं ये हमेशा एग्जॉस्ट गैसों से ही चलते हैं, जबकि G4 में एग्जॉस्ट गैसों के अलावा भी चलता है, और कैसे चलता है, गियर के द्वारा। और उसकी भी एक खास बात है कि WDM3A में जो गवर्नर होता है वो 10 mm ब्रेक एडवांस करके रखा रहता है। 10 mm एडवांस का मतलब ये है कि चाहे आपकी गाड़ी में गवर्नर काम करे या ना करे, 10 mm के फ्यूल रेक हमेशा खुले रहते हैं। इसके कारण से जब इंजन स्टार्ट होता है तो फ्यूल की सप्लाई बिना गवर्नर के हो जाती है और इंजन क्रैंक कर जाता है, फायर कर जाता है। जबकि WDG4 के अंदर इस प्रकार का कोई प्रोविजन नहीं है। फ्यूल रेक एकदम जीरो पोजीशन पे रखे रहते हैं, खुला नहीं रहता फ्यूल रेक। इसके कारण क्या होता है कि शुरुआत में जब तक इंजन अपने पावर पर नहीं आ जाए तब तक गवर्नर काम नहीं करता है। नतीजा, या तो फ्यूल रेक को मैन्युअली खोलना पड़ता है एसेसरी रूम में जाकर के, या फिर एक बूस्टर पंप लगा दिया गया है कि वो जब तक गवर्नर काम नहीं करता है तब तक बूस्टर पंप जो है फ्यूल रेक खोलता है। ये बड़ा चेंज है गवर्नर के मामले में। WDM3A में क्या था, गवर्नर का एक ही काम है, फ्यूल रेक खोलना। तो गवर्नर किससे चार्ज लेकर ही चलता है, जैसे WDM3A में कैम शाफ्ट से चाल लेकर के चलता है। तो कैम शाफ्ट कब चलेगी, जब क्रैंक शाफ्ट चलेगी। तो भाई जब इंजन शुरुआत करेंगे हम तो क्रैंक शाफ्ट उस टाइम पे चल ही नहीं पाती है, बंद रहती है, तो फिर फायरिंग कैसे करेगा वो, फ्यूल रेक कैसे खोलेगा। तो इसलिए हमने क्या करा कि 10 mm फ्यूल रेक परमानेंट खोल दिए, गवर्नर काम करे या ना करे 10 mm फ्यूल रेक खुले रहेंगे, फ्यूल गैलरी से फ्यूल की सप्लाई सिलेंडर में होती रहेगी बिना गवर्नर के। जबकि WDG4 के अंदर फ्यूल रेक को 0 पे सेट कर दिया है, यानी कि जब तक गवर्नर काम नहीं करेगा तब तक फ्यूल रेक नहीं खुलेंगे। जब फ्यूल रेक ही नहीं खुलेंगे तो इंजन फायर नहीं करेगा, इंजन फायर नहीं करेगा मतलब इंजन स्टार्ट हो ही नहीं पाएगा। अब क्या करें, तो हमने 2 तरीके लगाए। एक कि जब जब भी इंजन को स्टार्ट करें, क्रैंक करवाएं, उसी समय पर मैन्युअली फ्यूल रेक को खोल दें ले शाफ्ट के द्वारा, या फिर एक बूस्टर पंप लगाया हमने, उस बूस्टर पंप काम करेगा जब तक कि गवर्नर काम ना करने लग जाए। गवर्नर काम करता है क्रैंकशाफ्ट के घूमने पर, तो जैसे ही क्रैंकशाफ्ट थोड़ी घूम जाएगी, पावर आ जाएगा, 150-200 RPM आ जाएंगे, उसके बाद गवर्नर अपना काम करना शुरू कर देगा, बूस्टर पंप अपना काम करना बंद कर देगा। ये दोनों के गवर्नर में एक बेसिक फर्क है, और यही वजह इनकी स्टार्टिंग के अंदर दोनों को अलग अलग करता है फायरिंग में। फिर जो जनरेटर है WDM3A का, ये केवल जनरेटर है, मतलब एक अकेला जनरेटर है ट्रैक्शन का। जबकि इसका जो जनरेटर है WDG4 का, ये 3 यूनिट को मिला करके बनाया गया है। 3 यूनिट बोले तो इस जनरेटर के अंदर ना केवल एक्साइटर अपना खुद का लगा रहता है, बल्कि रेक्टिफायर भी इसी में लगा रहता है। जबकि ये जो जनरेटर है इसका, ये अकेला जनरेटर, ट्रैक्शन जनरेटर, इसका एक्साइटर अलग है, इसका रेक्टिफायर अलग है, तीनों चीज अलग अलग है।
जबकि ये जो जनरेटर है TS6 से CA6 से, इसके अंदर मेन जनरेटर भी एक ही शाफ्ट पे है, उसी शाफ्ट के ऊपर एक्साइटर भी लगा हुआ है, और साथ ही साथ में एक बैक पैनल पे इसी के बैक साइड में रेक्टिफायर पैनल भी लगा करके उसी के अंदर रेक्टिफायर भी लगा दिया। तो तीन चीजों का कंबाइंड यूनिट है मेन जनरेटर। और तो और जो रेक्टिफायर है, सॉरी जो एक्साइटर है, यहाँ पर एक्साइटर WDM3A में DC जनरेटर हुआ करता था, यहाँ पर उन्होंने AC जनरेटर 3 फेज का बनाया है। और न केवल 3 फेज का जनरेटर बनाया, बल्कि उस 3 फेज के जनरेटर से बहुत सारी मोटर्स भी चलाई है। इसलिए इस लोको में DG4 के अंदर जो एक्साइटर है, उसका नाम एक्साइटर ना होकर के कंपेनियन अल्टरनेटर है। वो मेन जनरेटर की फील्ड को एक्साइट तो करेगा ही करेगा, साथ ही साथ में कुछ मोटर्स को भी चलाएगा। और मोटर बोले तो रेडिएटर फैन की मोटर, फिर TCC ब्लोअर मोटर, डस्ट एग्जॉस्टर ब्लोअर मोटर, इस तरह की दूसरी मोटर्स को भी चलाता है। तो यहाँ पर जनरेटर हम बोलते थे पहले 3 हुआ करते हैं, अभी भी 3 है। WDM3 में 3 जनरेटर थे, मेन जनरेटर, एक्साइटर, ऑक्सिलरी जनरेटर। इसमें भी अभी भी है, ऑक्सिलरी जनरेटर, एक्साइटर और मेन जनरेटर 3 अभी भी है। लेकिन फर्क क्या आ गया है कि ऑक्सिलरी जनरेटर तो अलग अलग है दोनों के, लेकिन EMD लोको में या HHP लोको के अंदर ऑक्सिलरी एक्साइटर जनरेटर मेन जनरेटर का ही एक पार्ट है। ठीक है। दूसरा अंतर, ये जो जनरेटर है, कौन सा वाला, ऑक्सिलरी जनरेटर, WDM3A में क्रैंकशाफ्ट से चाल लेकर के चलता था, अब ये कैमशाफ्ट से चाल लेकर के चलता है। G4 के अंदर, G4 के अंदर ऑक्सिलरी जनरेटर कैमशाफ्ट से चलता है। जैसे कि यहाँ पर अंतर था, गवर्नर, यहाँ WW गवर्नर कैमशाफ्ट से चाल लेके चलता था WDM3A में, जबकि WW गवर्नर के अंदर WW गवर्नर क्रैंकशाफ्ट से चाल लेके चलता है। तो ये दोनों में अंतर आ गया है गवर्नर के चलने में। जो क्रैंकशाफ्ट से था वो, ये दोनों के दोनों क्रैंकशाफ्ट से चाल लेके चलते हैं, इसका WDG4 का गवर्नर और WDM3A का ऑक्सिलरी जनरेटर। जबकि WDM3A का गवर्नर कैमशाफ्ट से लेके चलता था और WDG4 का ऑक्सिलरी जनरेटर कैमशाफ्ट से चाल लेके चलता है। बैटरी भी बड़ी है इसकी, 450 की जगह 500 एम्पीयर आवर की बैटरी है। और सबसे बड़ा जो चेंज आया है वो है ट्रैक्शन मोटर। WDG4 के अंदर ट्रैक्शन मोटर 3 फेज AC इंडक्शन मोटर लगा दी गई है DC सीरीज मोटर के मुकाबले। क्यों लगा दी गई है? तो भैया जो DC सीरीज मोटर थी उसमें हमको स्पीड बढ़ाने के लिए वोल्टेज बढ़ाना पड़ता था, करंट बढ़ाना पड़ता था, पावर बढ़ाने के लिए, टार्क लेने के लिए। यहाँ पर हमें पावर बढ़ाने के लिए वोल्टेज बढ़ाना पड़ता है और फ्रीक्वेंसी बढ़ानी पड़ती है। तो पहले जब पुराना टाइम था, हमारे पास में फ्रीक्वेंसी चेंजर नहीं हुआ करते थे, जिसको हम GTO या IGBT कहते हैं। जब WDM3 डिजाइन हुआ था उस वक्त GTO IGBT की क्या बोलते हैं, बना ही नहीं थे उस वक्त, उनका आविष्कार ही नहीं हुआ था। लेकिन DG4 के समय पर GTO IGBT बन गए, इसलिए हम फ्रीक्वेंसी को चेंज कर पाते हैं। तो इसलिए यहाँ पर क्या करा हमने, 3 फेज AC इंडक्शन मोटर लगाई। जब हमें पावर की जरूरत पड़ती है तो हम वोल्टेज ले लेते हैं, और जब स्पीड की जरूरत पड़ती है तो हम फ्रीक्वेंसी को चेंज कर लेते हैं। तो इसलिए इसके अंदर एक इक्विपमेंट लगाया हमने, जिसको बोलते हैं हम TCC, ट्रैक्शन कंट्रोल कन्वर्टर। और ये ट्रैक्शन कंट्रोल कन्वर्टर वेरिएबल वोल्टेज, वेरिएबल फ्रीक्वेंसी पे काम करता है, और लोको पायलट की डिमांड और लोड के अनुसार हॉर्स पावर को कम ज्यादा करता है। और हॉर्स पावर को कम ज्यादा करने में वोल्टेज और फ्रीक्वेंसी को चेंज करता रहता है। AC लोको की हम बात करें तो AC लोको के अंदर यही काम जो TC2 करंट, अब जब जब भी हम करंट बढ़ाएंगे तो हमें क्या करना पड़ेगा कि करंट के लिए जो केबल होगा उसकी साइज बढ़ाना पड़ेगी। तो जनरेटर से आउटपुट बना लिया तो ट्रैक्शन जनरेटर जो केबल ले जाना पड़ेगा उसकी साइज बढ़ाना पड़ेगी, और ट्रैक्शन मोटर के अंदर जो करंट बनाएंगे हम, ट्रैक्शन मोटर में जो करंट भेजेंगे, तो ट्रैक्शन मोटर के अंदर भी केबल मोटी करना पड़ेगी,
नतीजा ट्रैक्शन मोटर की साइज काफी बढ़ जाएगी। तो इसलिए एक लिमिट तक हम ट्रैक्शन मोटर की साइज बढ़ा सकते हैं, उसके बाद नहीं बढ़ा सकते। इसलिए डीसी सीरीज मोटर में क्या हो जाता है कि हॉर्स पावर लिमिट हो जाता है, ज्यादा हम हॉर्स पावर की मोटर नहीं बना सकते। जबकि ऐसी इंडक्शन मोटर के अंदर करंट का कोई रोल ही नहीं रहता है। चाहे आपकी गाड़ी लाइट इंजन चले, चाहे आपकी गाड़ी फुल लोड पे चले, करंट की मात्रा हमेशा एक समान रहती है, 1 नास से 8 नास तक, फुल लोड से लेकर के नो लोड तक। इसलिए उसमें जो केबल होता है उसकी साइज काफी छोटी होती है, और यही कारण है कि ट्रैक्शन मोटर की साइज, ट्रैक्शन मोटर का वजन बहुत कम होता है। फिर दूसरी बात, ना तो उसमें कम्यूटेटर है, ना ही उसमें ब्रश है, इसलिए भी इक्विपमेंट भी कम हो गए। क्योंकि इक्विपमेंट कम हो गए तो फेलियर भी कम हो गए। इसलिए बहुत सारे फायदों को देखते हुए इन्होंने डीसी सीरीज मोटर की जगह पर एसी ट्रैक्शन इंडक्शन मोटर को ज्यादा अच्छा माना है ट्रैक्शन मोटर के लिए, और इसके अंदर लगा दी गई है। ब्रेक सिस्टम WDM3A में IRA भी था, जबकि DG4 के अंदर 100% CCB है। कुछ लोगों के अंदर WDM3 में जरूर CCB लगाया है, लेकिन DG4 के अंदर तो 100% CCB ब्रेक सिस्टम है। नोर ब्रेक सिस्टम, आपने W थ्री फेज एसी लोगों के अंदर जो ब्रेक सिस्टम देखा है, नोर है ना, वही वाला सिस्टम इसमें भी लगाया है। आ गया है कंप्रेसर, आ गया है गार्डनर डेवनर का, और कुछ एलजी के भी है। दोनों में फर्क ये है कि दोनों 2 स्टेज है। जैसे पहले कंप्रेशन दोनों का सेम था, दोनों का अनलोडिंग सेम है। फीचर में अगला अंतर आता है कि कूलिंग। WDM3 में KCW LG जो लगे हुए हैं वो एयर कूल्ड थे, जबकि यहाँ पर जो डेवनर, गार्डनर डेवनर और एलजी के, वो वाटर कूल्ड है। वाटर कूलिंग सिस्टम का एक पार्ट हो गया आज की तारीख में कंप्रेसर। दूसरा कि चूंकि कूलिंग जो है वाटर पे चली गई है, इसलिए यहाँ पर इन्होंने वो जो लुब्रिकेशन सिस्टम है उसको सेकेंडरी कर दिया। मतलब तेल से जो होता है वो होना चाहिए, लेकिन ये नहीं कि कंपलसरी, अगर कभी कुछ कमी पेशी हो गई तो भी चलेगा। इसलिए यहाँ पर इफिशिएंसी स्पिंडल वाल्व नहीं है। तीसरा अंतर कि जो WDG4 का कंप्रेसर है उसमें तेल देखने के लिए इंजन को बंद करना जरूरी नहीं है, जबकि WDM3A के अंदर तेल को, इंजन को बंद करना जरूरी था तेल देखने के लिए। जबकि DG4, DP4 या HHP लोगों के अंदर कंप्रेसर का तेल देखने के लिए इंजन को बंद करना जरूरी नहीं है। एक और अंतर आ जाता है कि आफ्टर कूलर, WDM3A में इंटरकूलर, आफ्टर कूलर, दो कूलर थे हवा को ठंडा करने के लिए। यहां पर आफ्टर कूलर नहीं है DG4 में। ठीक है, कूलिंग कॉइल दोनों के अंदर है, जिसकी कूलिंग कॉइल जरा अच्छी है, इसलिए इन्होंने आफ्टर कूलर हटा दिया है। तो ये दोनों में कुछ अंतर है। जैसे जैसे अपन अभी आगे बढ़ेंगे तो और जो पैसेंजर ट्रेन का लोगो है, ये गुड्स ट्रेन का लोगो है। सबसे बड़ा जो अंतर आया है वो आया है स्पीड का। इंडियन रेलवे में 160 की स्पीड पर काम करने वाले सिर्फ 2 ही लोगो है, सॉरी एक ही लोगो है 160 का, और वो है WDP4 डीजल में, और एसी के अंदर WAP5। केवल 2 लोगो है, एक एसी में और एक डीजल में। फिर इसमें से मैंने कहा है वाटर कूलिंग सिस्टम के अंदर 1000 लीटर पानी है, इसमें 1457 है, और गवर्नर के अंदर तेल आ जाता है इसमें 1.98 T77। ये इसका इंजन ब्लॉक है, 2 स्ट्रोक इंजन 16 सिलेंडर का, 904 269 और 200 आरपीएम। जैसा मैंने आपको बताया था लो आइडल। लो आइडल आरपीएम मतलब इंजन अगर 10 मिनट खड़ा रहेगा तो आरपीएम इसके 269 से घट करके 200 होंगे, अदरवाइज 269 रहेंगे। अब मिलता है
तेल क्यों नहीं मिलता है? क्योंकि पहले फ्यूल इंजेक्शन पंप यहाँ लगे हुए थे, इसकी वजह से लीकेज होता था, ऊपर से भी तेल आता था, नीचे भी गिरता था, तो यहाँ से की वजह से पूरा इंजन ब्लॉक तेल से भरा रहता था। अब इन्होंने क्या करा, इंजन ब्लॉक फ्यूल इंजेक्शन पंप यहाँ लगा दिया ऊपर। सिलेंडर तो पहले भी ऊपर ही थे, लेकिन फ्यूल इंजेक्शन पंप यहाँ नीचे की तरफ थे। इसकी वजह से पूरी पाइपलाइन घुमा करती थी साइड में, और इसी वजह से पूरे इंजन ब्लॉक पे तेल ही तेल रहता था। अब इन्होंने क्या करा, फ्यूल इंजेक्शन पंप भी अंदर लगा दिया, इसी जगह पर ऊपर की ओर जहां पर सिलेंडर है। तो जो भी तेल वेल में लीकेज होता है वो सीधे इंजन के अंदर, जैसा मैंने बताया आपको, 6 नास तक या 6 नास से आगे ये एग्जॉस्ट गैसों पे जाएगा जब तक ये गियर से चलता है। फिर ये जो इक्विपमेंट दिख रहा है आपको यहाँ पर, एक फ्लेक्सिबल पाइप है, एक स्टील पाइप है, और एक ये टब है। ये इसको कहते हैं हम इंडक्टर ट्यूब, सीसी मोटर की जगह पर लगी हुई है। जो सीसी मोटर का काम था वो इस इंडक्टर ट्यूब का है। ये ट्यूब, ये ट्यूब और ये वेसल, तीनों चीज मिल करके इंडक्टर ट्यूब बनी है। फिर इसका क्रैंकशाफ्ट, नीचे वाला सम, इस सम की भी विशेषता रहती है कि दोनों तरफ से आप तेल देख सकते हो। फिर यहाँ पर आप देख रहे हैं 2 वाटर के पंप, 2 लुबाइल के पंप। पहले एक एक वाटर पंप, एक एक लुबाइल पंप था, अब 2 वाटर पंप, 2 लुबाइल पंप है। और साथ ही साथ में ये जो लुबाइल पंप है ऊपर वाला मेन, इसके भी 2 पार्ट है। मेन लुबाइल पंप, एक ही शाफ्ट के ऊपर 2 पंप लगे हुए हैं, मेन लुबाइल पंप प्लस पिस्टन लुबाइल पंप। तो 1 2 3, 3 लुबाइल पंप तो आपको यही दिख रहे हैं, 1 2 3, और चौथा होता है इसमें प्री लुब्रिकेशन का। तो इस लोगों के अंदर आपको इस तरह से कुल 4 लुबाइल पंप मिलते हैं। कितने लुबाइल पंप? 4 मेन, फिर उसके बाद में क्या बोलते हैं उसको, मेन पंप, स्क्वेंजिंग पंप और पिस्टन पंप। यहाँ हमको 2 दिख रहे हैं, इन 2 में से ये जो पहला वाला पंप है ऊपर वाला, इसको बोलते हैं मेन पंप, और साथ ही साथ में पिस्टन पंप, मेन एंड पिस्टन पंप। दूसरा नीचे वाला स्क्वेंजिंग पंप। 3 पंप हो गए, और चौथा पंप होता है प्री लुब्रिकेशन वाला। तो इस तरह से इसमें कुल 4 लुबाइल के पंप है और 2 वाटर के पंप है। पहले वाटर पंप भी एक था, लुबाइल पंप भी एक था। अब क्या हो गया है, लुबाइल पंप 4 और वाटर पंप 2। उससे डायरेक्ट हमने क्या करा है कि टर्बो सुपरचार्जर को जोड़ दिया है। क्योंकि टर्बो सुपरचार्जर डायरेक्ट जुड़ गया है, इसलिए लगातार 6 नास तक अथवा 6 नास से आगे वो काम करता रहेगा, और उसके बाद फिर वो उस गियर से छूट जाता है अपने आप, और जो है एग्जॉस्ट गैसों से चलने लग जाता है। जैसे ये दिख रहे हैं 2 वाटर पंप और ये लुबाइल पंप, और ये इसका बड़ा वाला दिख रहा है लुबाइल का स्ट्रेनर। इसमें जो ओस्टा होती है वो भी सिंगल हैंड ओस्टा होती है, सिंगल हैंडल। पहले ओस्टा में एक ट्रिप हैंडल, लूज हैंडल अलग अलग हुआ करता था, अब केवल एक ही है ट्रिप हैंडल। ये जो ओस्टा है जब 11 से 13 बजे चली जाएगी तो ट्रिप मानी जाएगी, और इसको वापस हम 13 से 11 पकड़ के ले आएंगे, रिसेट हो जाएगी। सेकेंडरी फिल्टर यहाँ पर 2 हैं, पहले प्राइमरी और सेकेंडरी एक एक हुआ करते थे, अब सेकेंडरी यहाँ पर 2 हैं। और खास बात यह है कि जब भी सेकेंडरी जाम होगा तो आपको एक इंडिकेशन भी देगा यहाँ पर, और दूसरा यहीं से तेल वापस टैंक में जाने लग जाएगा। सेकेंडरी अगर कभी जाम होगा तो फ्यूल गैलरी के अंदर फ्यूल की मात्रा धीरे धीरे कम होती जाएगी। जितना ये जाम होते जाएंगे उतनी तेल की मात्रा यहाँ पर इस ग्लास में बढ़ती जाएगी, लेकिन गैलरी के अंदर कम होती जाएगी। जबकि प्राइमरी फिल्टर का बाईपास दे रखा है, प्राइमरी फिल्टर अगर कभी जाम होता है तो एक बाईपास वाल्व के द्वारा तेल आगे चला जाएगा, लेकिन सेकेंडरी फिल्टर जाम होगा तो तेल आगे नहीं जाएगा, तेल टैंक में वापस चला जाएगा, रिटर्न हो जाएगा, हॉलिंग पावर पुअर हो जाएगा। और अगर कभी ज्यादा जाम हो जाएगा, ये तेल पूरा भर जाएगा इस ग्लास में, तो इंजन बंद भी हो जाएगा। सिलेंडर की संख्या हमेशा फ्री एंड से पावर टेक ऑफ एंड पे गिनी जाएगी, 1 से 8, और फिर उसके बाद 9 से 16। एल्को लोको में क्या था, लेफ्ट साइड का L1 टू L6, राइट साइड का R1 टू R6, सॉरी L1 टू L8 और R1 टू R8 ऐसे होता था। हवा है आइडल गियर,
और उसके बाद में एक और गियर यहाँ से जुड़ा हुआ आप देख रहे हैं, क्रैंकशाफ्ट का मेन गियर, फिर इस इंटरमीडिएट गियर से या आइडल गियर से एक और गियर जुड़ा हुआ है। इस गियर से ये ऊपर की ओर एक गियर है, ये गियर से जुड़ा हुआ है हमारा टर्बो सुपरचार्जर। तो ये जो दोनों गियर हैं 6 नाच तक या 6 नाच से आगे जुड़े रहते हैं एक साथ में। जैसे ही छठा नाच आता है या छठे नाच के बाद सातवां नाच आता है तो ये दोनों अलग अलग हो जाते हैं। ये अलग करने के लिए कोई इनको इलेक्ट्रिकल सप्लाई नहीं दे रखी है, कोई नॉच का सिग्नल नहीं दे रखा है, ये इस गियर पे पड़ने वाले लोड के हिसाब से इसको अलग करता है। इसलिए हम बोलते हैं 6 नाच से या 6 नाच तक। तो अगर कभी लोड ज्यादा है तो वो 5वें नाच से इसको छिटका देगा, और लोड कम है तो ये छठे नाच के ऊपर छिटकेगा। यहां पर इन दोनों को अलग करने के लिए कोई इलेक्ट्रिकल क्लच, कोई इलेक्ट्रिकल सिग्नल, कोई नॉच पोजीशन का सिग्नल, इस तरह का कोई सिग्नल नहीं जाता है। ये काम करता है लोड पे, और लोड को डिसाइड किया जाता है यहां पर टेम्परेचर से कि गैसों का टेम्परेचर कितना आ रहा है। हालांकि गैस के लिए भी, टेम्परेचर के लिए भी यहां पर कोई सेंसर नहीं है, ये केवल और केवल लोड के हिसाब से अलग होता है। इसलिए हम बोलते हैं 6 नाच पर या 6 नाच के आगे दोनों चीज सही है। आप कभी कंफ्यूज नहीं होने का। अगर कभी लिखा हुआ है कि 1 से 5 नाच तक चलता है तो भी सही है, 1 से 6 नाच तक चलता है तो भी सही है। कैमशाफ्ट के ये जो एक गियर है इससे चलेगा ऑक्सिलरी जनरेटर, और उसी ऑक्सिलरी जनरेटर के बाद में एक बड़ा ब्लोवर चलता है, मेन ब्लोअर भी बोलते हैं इसको, टीएम ब्लोअर भी बोलते हैं। तो कैमशाफ्ट से चाल लेकर के टीएम ब्लोअर चला और ऑक्सिलरी जनरेटर चला। अब ये जो टीएम ब्लोअर या ऑक्सिलरी जनरेटर का ब्लोअर है, मेन ब्लोअर है, ऑक्सिलरी जनरेटर है, तो पहले ऑक्सिलरी जनरेटर है, फिर उसके बाद में मेन ब्लोअर है। अब ये मेन ब्लोअर क्या है? ये मेन ब्लोअर इस लोको के अंदर एक क्लीन एयर कंपार्टमेंट होता है, वहां से एयर को पिकअप करता है और ब्लो करता है, भेजता है। भेजता कहां कहां है? तो ट्रैक्शन मोटर नंबर 1 2 3 4 5 6 तक भेजता है, ईसीसी 2 ईसीसी 3 तक भेजता है, कंप्रेसर तक भेजता है, टीसीसी तक। मतलब जहां पर भी एयर की आवश्यकता होती है और वो क्लीन एयर कंपार्टमेंट से वो जगह दूर है, तो उसमें एयर भेजने का काम एक ब्लोअर करता है, ठीक है ना। और वो ब्लोअर किससे चलता है? कैमशाफ्ट से चाल लेकर के। तो इसके जो केम ड्राइव गियर है, इनका काम पहले क्या था? कैमशाफ्ट का काम फ्यूल इंजेक्शन पंप को चलाना था, अभी भी है, लेकिन साथ ही साथ में ये एक केम ड्राइव जो है, इसका कैमशाफ्ट जो है वो ऑक्सिलरी जनरेटर और मेन ब्लोअर या टीएम ब्लोअर को भी चलाता है, ठीक है। फिर ये पंप की बात करें हम, पंप वाला, ये मेन पंप, ये मेन पंप से एक ये जल गया गवर्नर मेन पंप और लूबाइल पिस्टन पंप, ठीक है ना। साथ में ये चल रहा है स्क्वेंजिंग पंप। तो ये हो गए 3 तो लूबाइल के पंप क्रैंकशाफ्ट से चाल लेकर के चले, और फिर इसी से ऊपर की ओर ये गवर्नर जुड़ा हुआ है, गवर्नर का पंप। गवर्नर भी क्रैंकशाफ्ट, मेन कैमशाफ्ट से पहले कैमशाफ्ट से चाल लेता था, अब क्रैंकशाफ्ट से डायरेक्ट चाल ले रहा है। दूसरा, इसके दोनों ओर आप देख रहे हैं वाटर पंप लगे हुए, ठीक है ना। तो ये जो मेन मेन क्रैंकशाफ्ट है, इससे दोनों लूबाइल पंप चले, इसी से दोनों वाटर पंप चले, और इसी से गवर्नर भी चला, ये क्रैंकशाफ्ट से, ठीक है ना। पहले क्या होता था? क्रैंकशाफ्ट से केवल एक एक लूबाइल पंप, एक एक वाटर पंप था। अब 2 वाटर पंप, 2 लूबाइल पंप, जिसके अंदर भी एक के अंदर 2 पंप है, यानी कि 3 पंप लूबाइल के चल रहे हैं, 2 वाटर के चल रहे हैं, और एक अपन को इंजन 2 स्ट्रोक इंजन है इसका। इसमें ये जो एयर जैकेट है, जैसे ये पिस्टन नीचे आएगा तो इसके अंदर एयर अपने आप चली जाती है। इसमें यहां पर नीचे की ओर एयर जैकेट में एक ये होल दिख रहा है, तो एयर अपने आप अंदर ले लेता है। और आपको डिटेल इसका आइडिया जो है वो मैकेनिकल वाले दे देंगे, अपन को इसमें ज्यादा भी दिमाग लगाना नहीं है। और जो मैं बता रहा था आपको, जैसे ये कैमशाफ्ट मैकेनिज्म है, कैमशाफ्ट चल रही है, कैमशाफ्ट से ये
सिलेंडर चलेगा और इसी से यहां से देखें, यहां ये फ्यूल इंजेक्शन पंप लगा हुआ है, तो ये फ्यूल इंजेक्शन पंप इस सिलेंडर से डायरेक्ट जुड़ा हुआ है और यहीं पर फ्यूल गैलरी लगी हुई है इसकी। तो क्या होगा अगर कभी इसमें कुछ भी दिक्कत आएगी, मतलब लीकेज वगैरह की, तो सीधे तेल नीचे गिर जाता है। नतीजा इस लोगों के अंदर आप देखेंगे कभी भी लीकेज आपको या तेल आपको नहीं दिखता है। ये अलग अलग हॉर्स पावर के हिसाब से अलग अलग नॉच के आरपीएम है। इसमें हमें जो एक मेन जो ध्यान रखने की बात है वो ये है ओस्टा के आरपीएम। ये लिख लो, इसका स्क्रीनशॉट ले लेना। ओस्टा जो 4000 हॉर्स पावर वाला है जिसके अंदर 904 आरपीएम है, उसमें ओस्टा ऑपरेट होती है 994 पे। जबकि जो 4500 वाला आते हैं आपके ऑब्जेक्टिव के अंदर, जैसा मैंने आपको बताया फ्यूल इंजेक्शन पंप यूनिट इंजेक्टर है, ये डायरेक्ट जुड़ा रहता है सिलेंडर से। नतीजा एसएफसी बढ़ जाती है, इंजेक्शन समय काफी, क्योंकि पाइपलाइन नहीं है डायरेक्ट मिलता है, प्रेशर भी बढ़ जाता है और एचपी लाइन की आवश्यकता नहीं होती है। इंजन चालू होने से लेकर के बंद होने तक, इसलिए इसकी जो बियरिंग है, जो इसका गियर है, वो गर्म हो जाता है। अगर कभी उस गर्म वाले बियरिंग को एकदम से बंद कर दिया जाए या फिर चूंकि लगातार चलता है और उसको लुब्रिकेट ना किया जाए, तो दोनों कंडीशन में उसके टूटने के, सीज होने के चांस बढ़ जाते हैं। इसलिए इस लोको में टर्बो की बियरिंग का लुब्रिकेशन इंजन को चालू करने के पहले और इंजन को बंद करने के बाद कंपलसरी है। अगर कभी आपकी गाड़ी में बियरिंग का लुब्रिकेशन नहीं हो रहा है तो फिर इंजन क्रैंक नहीं करेगा। वहां करता था बियरिंग की लुब्रिकेशन, वहां पर अगर कभी टर्बो की मोटर काम नहीं कर रही है तो भी लुब्रिकेशन हो जाता था या नहीं होता। ये इसका टर्बो सुपरचार्जर, उसी के नीचे यहां पर साइड में दोनों तरफ इसमें आफ्टर कूलर लगे रहते हैं। चूंकि ये इंजन ब्लॉक से बाहर आ जाता है इसलिए इसकी लोकेशन जो हो जाती है जनरेटर रूम में चली जाता है। उसकी जगह इजेक्टर ट्यूब है। इजेक्टर ट्यूब में कोई रोटेटिंग पार्ट्स नहीं होता है, केवल प्रेशर से, वेंचुरी इफेक्ट से जो है एग्जॉस्ट गैसों को खींचा जाता है। कैसे खींचते हैं हम, कि देखिए सिद्धांत है कि कभी भी जो गर्म गैस है, गर्म क्या सॉरी, जो तेज प्रेशर वाली गैस है जिसके अंदर ज्यादा प्रेशर है, उसको कम प्रेशर की हवा अपने आप अपनी ओर खींचती। जैसे कि दो हवा है, एक के अंदर ज्यादा प्रेशर है, एक के अंदर कम प्रेशर है, तो ज्यादा प्रेशर वाली हवा क्या करेगी, कम प्रेशर की हवा को अपनी ओर आकर्षित कर लेगी, खींच लेगी। तो जो एग्जॉस्ट गैस होती है जो कि हमारे सम्प के अंदर बनती है, इसका प्रेशर होता है डाउन, कम। हम क्या करते हैं, एक नली से टर्बो की जो हवा होती है इसको भेजते हैं और इसका प्रेशर होता है ज्यादा। तो यहां पर ज्यादा प्रेशर वाली हवा है और नीचे से जो हवा आ रही है एग्जॉस्ट सम से, इसकी प्रेशर कम है। नतीजा क्या होगा, ये जो ज्यादा प्रेशर वाली हवा है ये इस कम प्रेशर वाली हवा को लेकर के यहां से चिमनी के थ्रू बाहर निकल जाएगी। सिंपल लॉजिक काम करता है। इसलिए इसमें कोई भी रोटेटिंग पार्ट्स नहीं है, कोई भी मशीन नहीं है, कुछ नहीं है। अब आप चित्र में देखोगे तो आपको और क्लियर हो जाएगा, समझ में आ जाएगा। देखिए ये हमने क्या करा, टर्बो का प्रेशर भेजा यहां पर ये वाली पाइप में, इसमें ज्यादा प्रेशर है ये वाली पाइपलाइन में, और इसी को जोड़ दिया एग्जॉस्ट गैसों से। तो ये ज्यादा प्रेशर की जो हवा यहां से यहां घूम रही है, ये अपने आप इस हवा को अपनी ओर खींच करके इस टर्बो से बाहर फेंक देगी।
जो कि खुद भी बाहर जा रही है। इस तरह से ये हवा यहां से बाहर निकल जाएगी। और देखें क्लियर, ये देखो ये हवा आ रही है, ज्यादा प्रेशर की हवा इस वाली पाइपलाइन में, और ये जुड़ गया एग्जॉस्ट से। ये क्यों लगा दिया हमने बीच में? तो देखिए जो एग्जॉस्ट गैसों को जब ये खींचेगा तो अपने साथ कुछ तेल भी खींच लेगा। तो इस तेल को हमने क्या करा, इस संप में इकट्ठा कर लिया। यहां से केवल हवा ही ऊपर जाएगी, बाकी का तेल जो है यहां नीचे गिर जाएगा और वापस टैंक में चला जाएगा। इसलिए ये संप बनाया है यहां पर, ठीक है ना। तो इसमें कुछ भी नहीं है, सिंपल एक ज्यादा प्रेशर की हवा वो कम प्रेशर की हवा को अपनी ओर खींच रही है और निकल जाएगी खींच करके बाहर चिमनी से। टर्बो का चिमनी अलग होती थी, टर्बो की क्या, सॉरी, सीसी मोटर की। यहाँ पर सीसी मोटर की कोई चिमनी नहीं है, जो मेन चिमनी है वही सीसी मोटर की भी चिमनी है, यानी कि इजेक्टर ट्यूब की, इडक्टर ट्यूब की चिमनी है। किसी किताब में इजेक्टर लिखा हुआ है, किसी में इडक्टर लिखा हुआ है। शुरुआत के जो मैनुअल थे उसमें इडक्टर लिखा हुआ आता था, धीरे धीरे चेंज होकर के इजेक्टर हो गया। तो इजेक्टर भी सही है, इडक्टर भी सही है। सेफ्टी डिवाइस की हम बात करें तो सेफ्टी डिवाइस, इसके बंद करने वाले सेफ्टी डिवाइस, ये पूरी तरह गवर्नर पे बेस है। गवर्नर पे कोई भी सेफ्टी डिवाइस इलेक्ट्रिकली काम नहीं करता है। मतलब क्या करा इन्होंने कि कोई भी सेफ्टी डिवाइस ऑपरेट होगी तो ये गवर्नर का शटडाउन प्लंजर को बाहर निकाल देगी वो, और गवर्नर का शटडाउन प्लंजर जब जब भी बाहर आएगा इंजन बंद हो जाएगा। केवल ओस्टा एक ऐसा है जो इंडिपेंडेंट सेफ्टी डिवाइस है, खुद फ्यूल रैक को बंद करती है। बाकी के सभी सेफ्टी डिवाइस इस गवर्नर के थ्रू काम करेंगे। 5 में से 4 जितने भी सेफ्टी डिवाइस है ये सीधे आकर के गवर्नर से कनेक्ट हो जाते हैं। जो भी सेफ्टी डिवाइस ऑपरेट होगा वो एक ही काम करेगा, गवर्नर के शटडाउन प्लंजर को बाहर कर देगा। प्योरली मैकेनिकल सेफ्टी डिवाइसेस, इलेक्ट्रिकल का कोई भी रोल नहीं है। कौन से सेफ्टी डिवाइस है हम आगे पढ़ेंगे डिटेल में। तार लेकर के 3 जनरेटर चलेंगे, पहले भी चलते थे अभी भी चलेंगे। एक है टीजी, टीजी का ही पार्ट है कंपेनियल अल्टरनेटर, और फिर क्रैंक शाफ्ट के बाद कैम शाफ्ट, और कैम शाफ्ट से ऑक्सिलरी जनरेटर। तो ये 2 कंबाइंड और एक अलग, 3 जनरेटर चलेंगे। कैम शाफ्ट से चाल लेकर के ट्रैक्शन मोटर ब्लोअर चलेगा। जैसा मैंने आपको बताया, लोको में जो भी हवा की जरूरत होगी और वो क्लीन एयर कंपार्टमेंट से दूर है तो उसको ये ब्लोअर हवा भेजेगा। क्रैंक शाफ्ट से चाल लेकर के कंप्रेसर भी चलेगा। 2 वाटर पंप, 2 लुबाइल पंप लिखे हैं जबकि यहाँ पर 4 है, इसको मैं 4 कर देता हूं। नहीं 4 नहीं, सही लिखा हुआ है, जाने दो इसको। तो 2 लुबाइल पंप कैसे, जो एक लुबाइल पंप है उसके अंदर 1 + 1 है तो 3 हो गए, और जो टर्बो वाला है वो मोटर से चाल लेकर के चलता है। तो जो भी मेन जनरेटर है वो डीसी लिंक क्या करेगी, टीसीसी को सप्लाई देगी, टीसीसी का पार्ट है ये 3 फेज एसी पावर में कन्वर्ट करके ट्रैक्शन मोटर को दे देगा। अब ये जो 3 फेज एसी पावर जनरेटर पैदा कर रहा है और ट्रैक्शन मोटर को जो दिया जा रहा है, इन दोनों के बीच में एक बेसिक फर्क है कि ये जो जनरेटर बना रहा है ये 50 हर्ट्ज की फिक्स फ्रीक्वेंसी वाली पावर है, जबकि जो ट्रैक्शन इन्वर्टर से सप्लाई निकल के आ रही है 3 फेज एसी, वो लोको पायलट की रिक्वायरमेंट और थ्रोटल नॉच पोजीशन है, थ्रोटल नॉच पोजीशन और लोड के अनुसार निकल के आती है, और वो 65 से लेकर के 135 के बीच में रहती है, फ्रीक्वेंसी चेंज रहती है। जो जनरेटर पावर पैदा कर रहा है एसी की 3 फेज उसमें, और जो टीसी से निकल के जा रही है 3 फेज, दोनों में क्या फर्क आ गया है, फ्रीक्वेंसी का। वोल्टेज दोनों के बराबर है, लेकिन यहां पर ये क्या कर रहा है, फ्रीक्वेंसी बढ़ा देता है, इसीलिए जो है दोनों में अंतर आ जाता है। फिर ये जो अल्टरनेटर है मेन जनरेटर के साथ जो जुड़ा हुआ है,
ये मेन जनरेटर की फील्ड को एक्साइट करने के साथ साथ अलग अलग मोटर को भी चलाता है। जबकि ये जो कंपेनियल अल्टरनेटर है एल्को लोको में, इसका नाम हमने एक्साइटर जनरेटर दिया था। क्यों? क्योंकि मेन जनरेटर की फील्ड को एक्साइट करता था। वो तो ये काम कर ही रहा है, मेन जनरेटर की फील्ड को एक्साइट तो एक्साइटर कर ही रहा है, कंपेनियल अल्टरनेटर कर ही रहा है, साथ ही साथ में कुछ मोटर्स को भी चला रहा है। इसलिए इस कंपेनियल अल्टरनेटर को हमने बना दिया है 3 फेज एसी। एल्को लोको में कैसा था? सिंगल फेज डीसी, यहां आ गया है 3 फेज एसी। मेन कारण मोटर को भी चलाना है इसको। ऑक्सिलरी जनरेटर कैम शाफ्ट से चाल लेगा, स्पीड 3 गुना रहती है इसकी कैम शाफ्ट के मुकाबले, और बाकी का काम जो पहले करा करता था वो सब करेगा। बैटरी को चार्ज करेगा, एक्साइटर को सप्लाई देगा, कंट्रोल सिस्टम को सप्लाई देगा, लाइटिंग सर्किट को सप्लाई देगा। सिर्फ एक काम इसका बढ़ गया, फ्यूल पंप मोटर को सप्लाई देगा। इस लोको में फ्यूल पंप मोटर बैटरी से नहीं चलती है, फ्यूल पंप मोटर चलती है ऑक्सिलरी जनरेटर से। फ्यूल पंप मोटर बैटरी से चल करके ऑक्सिलरी मोटर से चलती, ऑक्सिलरी जनरेटर से चलती है। अब क्या हो गया इससे नुकसान ये हो गया कि जब तक ऑक्सिलरी जनरेटर नहीं चलेगा फ्यूल पंप मोटर नहीं चलेगी, नहीं चलेगी ना। ऑक्सिलरी जनरेटर से चला रहे हम तो इसको। अब इंजन चालू करने के लिए तो फ्यूल पंप मोटर को चलाना जरूरी है। इसलिए हमने क्या करा है, स्टार्ट बटन के अंदर एक पोजीशन दी है जिसका नाम दिया प्राइमिंग। जब जब भी आप स्टार्ट बटन को प्राइमिंग पर डालेंगे तो ये जो फ्यूल पंप मोटर है ये बैटरी से चलने लगेगी केवल उतनी देर तक, और जैसे आप प्राइमिंग से हटाएंगे स्टार्ट बटन को, फ्यूल पंप मोटर का संबंध सीधे ऑक्सिलरी जनरेटर से हो जाएगा। तो यहां पर जो प्राइमिंग पोजीशन है उसका मतलब है फ्यूल पंप मोटर को बैटरी से चलाना। प्राइमिंग पोजीशन पर फ्यूल पंप मोटर से बैटरी से फ्यूल पंप मोटर चलेगी। जब एक बार फ्यूल पंप मोटर चल जाएगी, इसलिए हम बोलते हैं 15 से 20 सेकेंड, और जो फ्यूल साइड ग्लास में तेल आना, जब पूरा फ्यूलाइन सिस्टम में तेल आ जाएगा तब हम स्टार्ट बटन को स्टार्ट पर रखेंगे और इंजन क्रैंक करेगा स्टार्टिंग मोटर के द्वारा। ठीक है ना। उस समय पर चूंकि इंजन स्टार्ट हो जाएगा, ऑक्सिजन जनरेटर चल जाएगा, क्रैंकशाफ्ट चलेगी, ऑक्सिलरी जनरेटर चलेगा, सप्लाई देने लग जाएगा। ये मेन जनरेटर के दो पार्ट, एक कंपेनियन और एक मेन जनरेटर। एक ही शाफ्ट से दोनों जनरेटर चलते हैं। ये कंपेनियन 3 फेज सप्लाई बना रहा है जो अलग अलग मोटर्स को भी सप्लाई दे रहा है, और साथ ही साथ में ये मेन जनरेटर की फील्ड को एक्साइट भी कर रहा है। जब ये मेन जनरेटर आउटपुट बनाएगा, इसी के अंदर रेक्टिफायर भी लगे हुए हैं। इस रेक्टिफायर से सप्लाई डीसी लिंक पर जाएगी, डीसी लिंक के थ्रू टीसीसी में जाएगी, टीसीसी के अंदर यही 3 फेज को हम फ्रीक्वेंसी कन्वर्ट करके और ट्रैक्शन मोटर पे भेज देंगे। टीसीसी 1 में 1 2 3, टीसीसी 2 से 4 5 6 को, इसको रहने दो अभी। जनरेटर 3 इक्विपमेंट का कंबाइंड काम करता है। ये एक ही शाफ्ट 2 जनरेटर, बड़ा वाला मेन जनरेटर, छोटा वाला कंपेनियन। कंपेनियन की ये रोटर है, ये इसका है, ये दोनों ऊपर लग जाएंगे इसके। ये वाला जो दिख रहा है आपका, ये यहां लग जाएगा स्टेटर, ये वाला स्टेटर यहां लग जाएगा, और इसके ऊपर जो बेस बनेगा, इसका जो बेक लगेगा, उसके ऊपर आप देख रहे हैं रेक्टिफायर पैनल लग जाएगा। तो इस तरह से मेन जनरेटर, कंपेनियन, और तीसरी चीज रेक्टिफायर। मेन जनरेटर, बीच में कंपेनियन, और ये वाला हिस्सा इसके ऊपर रेक्टिफायर, तीनों चीज कंबाइंड। ये तीसरा हिस्सा, ये दिख रहे हैं आपको इसमें, ये इस पे डायोड्स लगे हुए हैं, रेक्टिफायर का काम करेंगे। ऑक्सिलरी जनरेटर कैमशाफ्ट से चाल लेके चलेगा, ये ऑक्सिलरी जनरेटर कैमशाफ्ट से चाल लेकर के चल रहा है, ये आपकी क्रैंकशाफ्ट पे नहीं है।
और इसी के आगे आप देख रहे हैं एक बड़ा ब्लोअर लगा हुआ है, ये दिख रहा है पीछे की ओर, ये बड़ा ब्लोअर कैम शाफ्ट से चाल लेकर के चल रहा है, ट्रैक्शन मोटर ब्लोअर जिसको बोलते हैं हम। आउटपुट को हम टीसीसी में भेजेंगे, यहां पर फ्रीक्वेंसी को चेंज करेंगे और फिर उसके बाद हम इसको डीसी लिंक के थ्रू, सॉरी डीसी लिंक के थ्रू तो इसमें भेजेंगे टीसीसी में, और टीसीसी के बाद फ्रीक्वेंसी बढ़ा करके उसको हम ट्रैक्शन मोटर में भेज देंगे। ट्रैक्शन मोटर 6 लगी हुई है, एसी इंडक्शन और मोटरिंग का काम करेगी। पूरा के पूरा माइक्रो प्रोसेसर कंट्रोल इन लोग को, और इसके कंट्रोल माइक्रो प्रोसेसर को नाम दिया हमने EM2000, EMD लोगों का जो है। इसके अलावा इसमें एक और माइक्रो प्रोसेसर आ गया आजकल, सिबास, सीमेंस का। तो 2 कंप्यूटर है हमारे पास में, EM2000 या सिबास। EM2000 EMD का कंप्यूटर मिशन है, पूरा के पूरा माइक्रो प्रोसेसर कंट्रोल है। क्योंकि माइक्रो प्रोसेसर कंट्रोल है इसलिए फॉल्ट पे हमको मिल जाते हैं स्क्रीन के ऊपर, ऑडियो मैसेज भी मिलेगा, फॉल्ट भी मिलेगा, और बहुत सारा कंट्रोल हम माइक्रो प्रोसेसर से कर सकते हैं। और ये इसमें ये वाला जो पोर्शन है इसके अंदर इसमें माइक्रो प्रोसेसर लगा हुआ है, EM2000 कंप्यूटर। ये इसकी डिस्प्ले है और ये कंट्रोल पैनल, पहले भी था हमारा इंजन कंट्रोल पैनल, अभी भी इंजन कंट्रोल पैनल, यहां से यहां तक लंबा था, अब ये छोटा कर दिया है। साथ में सर्किट ब्रेकर पैनल को इन्होंने अलग से लगा दिया है।